वेलकम टू मैंगो लाउंज। मैं मसूद असलम हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान अख्तर। आपका डॉक्टर साहब से मुख्तसर तारुफ तो दूसरे सेगमेंट्स में हुआ होगा। डॉक्टर साहब एक मुसन्निफ़ हैं, एक पोएट हैं और पेशे के एतबार से साइकियाट्रिस्ट हैं। इनकी स्पेशलिटी है साइको एनालिसिस। पिछले सेगमेंट्स में सलमान साहब के साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बों पे बात हुई थी। आज का हमारा मौजू है मुफलिसी। सलमान साहब, गुफ्तगू करने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपने वक्त निकाला। जब मुफलिसी के बारे में मैंने सोचा तो ठीक से अहाता नहीं कर सका मैं इस लफ्ज़ का और इसके मानी का। बहुत मैं आपसे, मुझे लगता है कि सीखने को मिलेगा, हमेशा मिलता है, ख़ास तौर पे इस दफ़ा भी जब मुफलिसी के बारे में बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ से कि जैसे पिछले सेगमेंट्स में भी किया, डेफिनेशन से मुफलिसी है क्या? देखिए, चूँकि मैं साइको एनालिस्ट हूँ तो जाहिर है कि ये टेम्पटेशन है मुझे ज़्यादा कि मैं मुफलिसी को लग़वी तौर पर और सतही तौर पर बात ना करके उसके मुख्तलिफ जो एल्यूजन्स और दूसरे रेल्म्स में मीनिंग हैं उस पे जाऊं। लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत बात होगी। सही बात यह है कि लेट अस स्टे ऑन सरफेस एंड लेट अस टॉक अबाउट फैक्ट्स एज दे आर। तो मुफलिसी, जिसको अंग्रेज़ी में पावर्टी कहते हैं और गुर्बत भी कहते हैं, हालांकि हम लोग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग गुर्बत कहते हैं। अगर आप ईरान में जाएं तो गुर्बत का उनसे गरीबी से मतलब नहीं है जैसे हम लोग समझते हैं। उनका गुर्बत से ज़्यादा मतलब इमिग्रेशन से, होमलेसनेस से। बहरहाल वो अलग बहस है, शायरी पे और ज़बान पे फिर आएंगे थोड़ी देर में। मुफलिसी की डेफिनेशन जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूएन ने बना रखी है, वो ये है कि आदमी के पास इतने कम पैसे हों कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आदमी की वो पूरी ना कर पाए। अब अगला सवाल इसी में जुड़ा हुआ है वो कि बुनियादी ज़रूरतों से क्या मतलब है। तो बुनियादी ज़रूरतों में उन्होंने 3 ज़रूरतें रखी हैं। एक है खाना, कि पता चला आपके पास खाने के पैसे नहीं है, ये मुफलिसी है। दूसरा कि रहने के पैसे, रहें कहाँ, सोएं कहाँ, शाम होगी तो जाएं कहाँ, बिस्तर तो होना चाहिए कहीं सोने के लिए। तो रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और अगर बीमार हो तो उसका इलाज कराने के पैसे नहीं है। ये 3 चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखी हैं कि इन तीनों चीज़ों को अफोर्ड न कर पाने के लिए, कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपके पास खाने के हों, रहने की एक जगह हो, और अगर बीमार पड़ जाएं तो दवा ख़रीदने के पैसे हों, इन तीनों चीज़ों की कमी हो तो उसको बोलते हैं मुफलिसी। और ये नहीं है, ये मत सोचिए हम आप जो हैं अफ्लुएंट लोग हैं तो ये नहीं है कि ये बहुत रेयर चीज़ है। ये रेयर चीज़ नहीं है। दुनिया की आबादी इस वक्त है कोई 7 बिलियन के करीब। तो 7 बिलियन में ऑलमोस्ट 2 बिलियन, जो मैंने कुछ चेक किया आज ये यूएन की साइट्स पे फिगर्स देखने के लिए, तो उन्होंने लिखा है कि ये, और ये फिगर 4 साल पुरानी है, कि 1.78 बिलियन, तो अब हो गए होंगे 2 बिलियन। पता चला 7 बिलियन में से 2 बिलियन इंसान इस वक्त मुफलिसी में। तो इससे सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में। और कुछ मुल्कों में कम दिखाई देता है, कुछ मुल्कों में ज़्यादा दिखाई देता है। हम आप तो गरीब मुल्कों से आए हैं और कम से कम यहाँ के कंपैरिजन में तो गरीब हैं, आप इतने गरीब भी नहीं रहे, लेकिन ये कि हमने तो बहुत देखी है। तो ये बड़ी बुरी चीज़ है कि आदमी के पास खाने के पैसे ना हो, रहने की जगह ना हो, दवा के, बीमार हो तो दवा के पास इलाज के पैसे ना हो, उसको कहते हैं मुफलिसी। और यकीनन इसका असर इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर, उसकी साइकी के ऊपर पड़ता होगा और बहुत लंबे अरसे तक रहेगा भी। लेकिन सलमान साहब, आपने पहले कहा कि एज अ साइको एनालिस्ट आपकी जो वो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि कुछ छुपे हुए पहलू जो हैं किसी भी टॉपिक के, उनके बारे में सोचें, लेकिन ऑन सरफेस जो पहली चीज़ है वो गुर्बत जो है उसकी बात है, पॉवर्टी की बात है।
पॉवर्टी के अलावा, मटेरियल पोजेशंस के अलावा, ये बेसिक नीड्स के पूरा ना कर सकने के अलावा मुफलिसी किस तरह से मुफलिसी और किन किन तरह से ज़ाहिर होती है? देखिए, आप जो है, आपने मुझे शायर कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा शायर हैं, क्योंकि आपको थोड़ी जल्दी है उसके लग़वी मीनिंग से हटने की और मानवी रेल्म में दाखिल होने की। लेकिन मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है, चूँकि हम आप ऐसे मुल्कों से आए हैं जहाँ बहुत लोग गरीब हैं, और यहाँ अमेरिका में भी बहुत लोग गरीब हैं। तो और ये एक तल्ख़ और गमज़दा टॉपिक है, तो इससे हटना नहीं चाहिए। थोड़ी इसके बारे में और बात करते हैं, गरीबी के बारे में। देखिए, गरीबी भी एक चीज़ नहीं है। एक तो हो गई जिसको बोलते हैं ये जो यूएस सेंसस ब्यूरो के यहाँ पे जो मरदमशुमारी का डिपार्टमेंट है, तो उनकी डेफिनेशंस हैं कुछ, और वो डेफिनेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, कि इन्होंने इसको 3 तरह से गरीबी को बांट रखा है। एक तो कहा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है, जो मैंने आपको कहा था, कि खाने के पैसे ना हो, मकान के पैसे ना हो, कहीं रहने के, और दवा के पैसे ना हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, जाहिर है कि उसकी कोई ख़ास रकम मुकर्रर नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भाई $1 में जो अमेरिका में चीज़ मिलेगी और $1 में जो हिंदुस्तान में चीज़ मिलेगी, उसका तो फ़र्क है ना। तो किसी भी करेंसी की इक्वल एप्लीकेशंस नहीं है। अब कि मुगे हैरान होती हैं यहाँ पे, वो टर्की की हैं, तो वो हैरान होती हैं यहाँ पे कितनी महंगी चीज़ें हैं। सब्ज़ी के लिए पता चला 2 टमाटर लिए $5 देने पड़े, वहाँ पे कहती हैं कि एक जो है 20 टमाटर आ जाएं $2 में। तो नतीजे के तौर पे वैल्यू पैसे की उतनी इक्वल नहीं है। तो एक पैसा, ये नहीं कह सकते हैं इतने कम पैसे हों तो दुनिया में हर आदमी गरीब है, मुश्किल है ये करना। लेकिन फिर भी इन्होंने कैलकुलेट किया है, दुनिया में कैलकुलेट किया है, और इस पे यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट है कि कितनी पैसे की कमी होगी जिसको सारी दुनिया में कहा जाए गरीबी। तो उसको उन्होंने रखा है $1.29, $1.29 पर डे। इससे कम आदमी दुनिया में कहीं भी कमाता हो तो उसको गरीब कहा जाएगा। तो जाहिर है कि $1.29 में तो अमेरिका में तो बहुत ही गरीब हो गया, लेकिन कहीं और भी। तो एक चीज़ है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो पैसे वैसे को जाने दें, पैसे की जो है बदलती रहती है कीमत, और पैसे की, बल्कि मैं आप पाकिस्तान के हैं तो एक मज़े की बात बताऊं आपको कि आपके जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो तो बेहद अमीर आदमी थे। तो मैं उन पे एक मज़मून लिख रहा था, तो उसमें मैंने मज़मून में उनकी इनकम पता चली मुझे कि कितनी इनकम थी एज ए लॉयर जब ये बिफोर ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स बम्बई में। तो मैं चूँकि अंग्रेज़ी में मज़मून लिख रहा था और ज़्यादा ऑडियंस उसकी अमेरिकन ब्रिटिश ऑडियंस, तो मैं जानना चाहता था कि ये कितना पैसा है। ये 1932 में 1936 में जो वो पैसा कमा रहे थे, तो मैं उसकी करंट वैल्यू जानना चाहता था। तो मेरे कज़न हैं, वो बहुत अमीर बिजनेसमैन सैन फ्रांसिस्को में, तो हमारे ख़ानदान में भी, माफ़ कीजिएगा, कुछ अमीर गुजरे हैं, सिर्फ आपके ही ख़ानदान में नहीं। तो नतीजे के तौर पे बेहद अमीर आदमी। तो मैंने उनसे कहा, बिजनेसमैन है, वो जानते हैं सब कुछ। मैंने कहा भैया ये जिन्ना साहब की तनख्वाह थी, तो आप इसको कैलकुलेट करके बता दें कि कितनी थी। तो कहने लगे बहुत मुश्किल काम है, वो पैसा आज का पैसा, वो रुपया आज का रुपया, रुपया वर्सेस डॉलर, रुपया वो और रुपया ये और रुपया वो डॉलर और ये डॉलर। कहने 10 दिन दें आप मुझे इस काम को करने के लिए। उन्होंने हज़ारों कंप्यूटर प्रोग्राम लगाए और बहुत मुश्किलों से कैलकुलेट किया। जब बहुत मुश्किलों से कैलकुलेट किया तो उसके बाद आप सुन के बेहोश हो जाएंगे। कहने की कोई मेरे ख्याल से $60,000 के करीब पर महीना आती है। आप सोच लें, $60,000 इज क्लोज टू 1.5 मिलियन, $2 मिलियन डॉलर्स। जी हाँ, आज के उस जमाने में, समझे? तो कमाल है इतना। तो खैर, तो पैसे की बात तो रिलेटिव है, वी कैन नॉट
से ये यूएन की बात छोड़ दें, $1.29, सिंपल डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, खाना ना हो, मकान ना हो, दवा के पैसे ना हो। अच्छा, दूसरी है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं कि अमीर मुल्क में गुर्बत आपको महसूस डिफरेंट होगी, गरीब मुल्क में गुर्बत आपको डिफरेंट महसूस होगी। तो अब यूँ देख लीजिए कि एक कपल है, मेरे ख्याल से बंगाली एंड डेनिश, डेनमार्क के, तो शायद मियाँ डेनमार्क के हैं या बीवी कलकत्ते की हैं, या बीवी कलकत्ते की हैं, या मियाँ कलकत्ते के हैं, बीवी डेनमार्क की है, मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने एक स्टडी की है बहुत दिलचस्प, कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जो सड़कों पे पड़े हुए होमलेस गरीब लोग हैं उनको इंटरव्यू किया, और फिर कलकत्ता में जाके भिखारियों को इंटरव्यू किया, फ़कीरों को। तो एक बात उन्हें बहुत मज़े की पता चली, और उन्होंने पेपर है, उसके 2-3 पेपर छपे हैं इनके, कि वो पेपर क्या है कि जो कलकत्ते में गरीब हैं वो खुश हैं, वो इतने गमज़दा नहीं हैं जितने जो सैन फ्रांसिस्को में गरीब हैं वो गमज़दा हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो बहुत सी हो सकती हैं कि भाई जो है खुदा हमारे मुल्कों में हर जगह है, भगवान इस पे, जैसे कि बशीर बदर का शेर है कि सवेरे कल मेरी आंखों ने देखा खुदा चारों तरफ बिखरा हुआ है। सो हमारे यहाँ इतना वाइड स्प्रेड रिलीजियस बिलीफ है, तो दैट गिव्स ए सेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑल। यहाँ पे वो भी टूट गया है। तो नतीजे के तौर पे और भी वजह हैं। फिर वो जो गरीब हमारे हिंदुस्तान में है फ़कीर, वो कभी 5 स्टार होटल की लॉबी में गया नहीं है, तो उसको क्या पता अमीर कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है, एहसास पॉवर्टी का कंपैरिजन में भी। जाहिर है इसका कैरिकेचर भी बना सकते हैं, इसको इतना एग्जैजरेट करते हैं कि आप कहें कि मैं भी गरीब हूँ, आप अच्छे बड़े मकान में रहते हैं, मैंने आपका मकान देखा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े आप पहनते हैं, आपकी बेगम साहब पहनती हैं, तो आप भी कह सकते हैं मैं बिल गेट्स के मुकाबले में गरीब हूँ। वो खैर तो मजाक हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जो हैं गरीब अपने मुल्क में, वो भी डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट एहसास हैं उनके, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ उनको फीलिंग है कि मैं गरीब हूँ। यहाँ जो होमलेस आदमी है वो अपने आप को बहुत गरीब समझता है, वहाँ जो गरीब आदमी है वो गुर्बत से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको उतना एहसास नहीं है। यहाँ पे बात रोल कंप्यूटर का आ जाता है कि इंटरनेट के हज़ारों फ़ायदे हैं कि आप हर बात को, जैसे मैंने ये मुझे नहीं पता था कि 1.7 बिलियन आर अंडर पॉवर्टी लाइन इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 7.2 बिलियन। ये फैक्ट मैंने कंप्यूटर से सीखा। तो इंटरनेट के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसानात भी हैं। एक नुकसान ये है कि दुनिया खुल गई है, ये फ़ायदा भी है, ये नुकसान भी है। अब ये दुनिया के खुलने से क्या हुआ है कि दुनिया भर के गरीब, अफ्रीका में कॉन्गो में एक विलेज में लड़का बैठा है जिसके पास खाने को नहीं है, वो कंप्यूटर पे देख सकता है, अरे यार अमेरिका में लोग कैसे रह रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये तो ऐसे रह रहे हैं। हमारी नौकरानी जो सफाई करने आती है वो ऐसी गाड़ी में आती है जो कि हिंदुस्तान में B क्लास फिल्म एक्टर्स के पास है, A क्लास वालों के पास तो उससे बेहतर है। तो ये नौबत तो कि अब दुनिया दिखने लगी लोगों को, जब दुनिया दिखेगी तो गुर्बत से टेंशन बढ़ेगा। खैर उसके बाद में बाद में जाएंगे। तो एक तो हो गई एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी हो गई रिलेटिव सेंस ऑफ पॉवर्टी, तीसरी है सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी का मतलब क्या है कि आप नौकरी से निकाल दिए गए, अब कितने दिन आपके पास पैसा चलेगा और नौकरी नहीं मिल रही है, तो गरीबी तो आ जाएगी ना। फिर आप कहेंगे बीवी से कि अच्छे अच्छे जो कपड़े तुम नॉर्डस्टम से खरीदती हो ये बंद करो, नॉर्डस्टम जाना शुरू करो, के मार्ट से कपड़े लेके आओ अपने लिए। वो तो होना पड़ेगा। तो बीमार हो जाता आदमी, और ख़ासतौर पर माफ़ कीजिएगा हमारा मुल्क तो बहुत ही ख़राब है। ये मुल्क, हमारे मुल्क से यहाँ मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे अमेरिका, जो कि जहाँ पे इलाज का मेडिकल सिस्टम इतना ख़राब है कि बहुत लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। आप अस्पताल में एडमिट हुए और इतना बड़ा बिल आ गया, आपके पास पैसा नहीं है, तो उससे गरीब हो जाते हैं लोग। बैंकरप्सी से कि पेन का ट्रीटमेंट, बहुत से जो लोग ड्रग एडिक्टेड होमलेस में हैं, ये शुरू किया था उन्होंने पेन के ट्रीटमेंट से, फिर नौकरी छूटी, फिर एडिक्शन हुआ, फिर होमलेसनेस हुई। तो
सिचुएशनल पॉवर्टी है कि जॉब लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एडिक्शन कैन लीड टू पॉवर्टी, you know. So those are three different kinds of situations. But the major concern, जो मेन कंसर्न हमारा आपका होना चाहिए दुनिया के लिए, हमारे ज़मीर के लिए, वो है सच्ची हकीकी गुर्बत, जिसमें आदमी को खाने के पैसे ना हो और रहने की जगह ना हो। तो ये इसके अजीब अजीब चक्कर है। मैं पाकिस्तान के बारे में तो कम जानता हूँ, हिंदुस्तान के बारे में बताऊँ कि जैसे कि अपार्टमेंट्स होते हैं बम्बई में, तो जैसे मेरा अपार्टमेंट है ये, तो इसमें बालकनी है, बालकनी रेंट करते हैं लोग। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप गरीब आदमी हैं, मैं अमीर आदमी हूँ, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ आप आ सकते हैं 10:30 बजे रात में आइए और सो जाइए यहाँ बालकनी में, और 6 बजे आप चलते चलिए। सोने की आपकी जगह है और मुझे 500 रुपये महीना दे दें। लोग बालकनी रेंट करते हैं, बहुत से लोग बालकनी में सोते हैं दूसरों की जाके, कोई जगह नहीं है सोने की। सो गुर्बत अच्छी चीज़ थोड़ी है, और इसके बहुत से नुकसान हैं इंसान के जहन पे और दिलो दिमाग पे, हज़ारों नुकसान हैं। एक्चुअली सलमान साहब, मेरा ख्याल है कि सेगवे तो ये बनता है कि अब उनकी बात की जाए थोड़ी सी, लेकिन आपकी जो कंपैरिजन था कि यहाँ का गरीब और कलकत्ता का गरीब, उसकी अपनी परसेप्शन गुर्बत की जो है उसमें जो डिफरेंस है, उस पर मुझे एक वाक़या याद आया। मैं ये उस ज़माने की बात है कि मैं मेडिकल कॉलेज में था, और जो मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल हमारा जहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस होती थी, वहाँ पे मैं बाहर वार्ड के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था अपने एक दोस्त के साथ। तो एक बच्चा आया, 5-6 साल का रहा होगा, बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा, बहुत प्यारा बच्चा। वो पठान बच्चे होते हैं, गोरे चिट्टे ब्लॉन्ड, वो एक बच्चा आया, उसने एक बैग उठाया हुआ था कंधे पे, जिसमें ब्रश और जूते की पॉलिश थी। तो उसने कहा कि साहब जूता पॉलिश करवा लें। तो मैंने पहने हुए थे पेशावरी चप्पल, जो बूट नहीं होते उसमें। तो मैंने कहा कि नहीं, वो नहीं, मेरे पास, मैंने बूट नहीं पहने हुए। तो फिर उसने कहा नहीं, करवा लेना आप, देखिए मैं कर दूंगा, आप करवा लीजिए ना। तो मैंने कहा नहीं, देखो मैंने पहनी भी ऐसी चीज़ दी है जो कर दे। तो उसने कहा कि उसको नज़र नहीं आ रहा था, वो गाड़ी के बाहर था, मेरे अंदर था। तो उसने कहा नहीं, करवा लीजिए। खैर मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा देखो मैंने ये पहना हुआ है तो मैं करवा नहीं सकता। तो उसने कहा चले मैं यही कर देता हूँ। तो उसने मेरे वो जूते मैंने उसको दिए, उसने वो पॉलिश किए और वापस दिए। तो अच्छा, मैंने उससे कहा कितने पैसे हुए? कहते कि इतनी सी चीज़ के थोड़ी पैसे लूँगा। कमाल है। अब आज तक मुझे ये बात इसके इम्पैक्ट की वजह से कमाल है। नहीं, ये बहुत कमाल की बात है। देखिए, इसमें इससे जाहिर होता है कि इंसान के अंदर जो एक डिग्निटी है, जो एक पिंदार है, और जो एक अपनी इज्जत है, वो ज़रूरी नहीं है कि मुश्किलों से टूट जाए। ख़ास तौर पे मैंने एज ए डॉक्टर 50 साल काम किया है, ज़्यादा शायद 53 साल, कि मुझे ये पता चला है कि अगर बचपन में माँ से मोहब्बत मिली हो, अच्छी मीठी ज़बरदस्त मोहब्बत मिली हो, कोई पहले 5-6 साल, 3-4 साल भी काफ़ी है, तो आदमी किसी भी मुश्किल से गुजर सकता, किसी भी मुश्किल से गुजर सकता है, और टूटता नहीं है आदमी। तो इस बच्चे को जाहिर है कि ही हैज़ बीन ए लव्ड चाइल्ड, इतनी अपनी इज्जत होना उसके अंदर कि इट्स ए लव्ड चाइल्ड, और ज़िंदगी के ऊपर इतना एतबार होना कि शाम का खाना मिल जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, वो सिक्योरिटी, तो अब सिक्योरिटी तो वहीं से आएगी ना, वहीं से आएगी, सिक्योरिटी तो माँ से मिलेगी। कि जो है कि ये इसमें चलिए कहीं ना कहीं कंजूसी के बारे में भी बात कर लेंगे। ये कंजूसी भी एक बड़ी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कुत्ती चीज़ है, तो कंजूसी के बारे में भी मौका निकलता है इसमें। लेकिन ये कि ये कहानी बड़ी टचिंग है, क्योंकि इट शोज़ डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एक आदमी की, बच्चे की अपनी इज्जत है, और ज़रूरी नहीं है कि गुर्बत उसको तोड़ दे, लेकिन आम तौर पे बड़े बुरे असरात होते हैं गरीबी के। कुछ कहिए इसके बारे में। देखिए, एक फ्रेज़ है हमारी आपकी फील्ड में, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इसमें बहस है कि किसने शुरू किया ये फ्रेज़। एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से बड़े अच्छे लियोन आइजनबर्ग, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने शुरू किया, कुछ लोग कहते हैं जॉर्ज एंगल, एक रॉचेस्टर में चेयरमैन थे साइकियाट्री के, उन्होंने शुरू किया।
इसको बोलते हैं बायो साइको सोशल। तो ये अब फ्रेज तो कॉमन हो गया है कि इंसान एक बायो साइको सोशल चीज़ है, मीनिंग बायोलॉजिकल चीज़ है, एक जिस्मानी उसमें बात है और एक नफ्सियाती बात है और एक समाजी बात है। तो हर बीमारी, हर खुशी, हर गम, हर मुश्किल, हर सलूशन जो है उसका, हर इलाज, उसमें तीनों चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। कुछ बायोलॉजी पे, कुछ साइकोलॉजी पे, कुछ सोशियोलॉजी पे, कुछ जिस्म पे, कुछ जहन पे, कुछ समाजी हालत पे। तो इसी तरह से गुर्बत के असरात जो हैं वो तीनों पे हैं। पहली बात ले लें, जो कि जाहिर है कि हम आप भरे पेट वाले आदमी हैं और खाते पीते घरों में से आए हैं और खाते पीते घरों में रह रहे हैं, तो ये एहसास नहीं होता कि अगर खाने को ना मिले तो उसका जिस्म पे बुरा असर पड़ेगा। आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। विटामिन डेफिशिएंसीज होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के एनीमिया होंगे, तो उनके असरात जो पड़ेंगे वो न सिर्फ सबसे बड़ी बात है माँ पे पड़ेंगे कि माँ जब अगर बीमार होगी और माँ अगर कमज़ोर होगी और अगर औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो और गरीब है और उसको खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा है और विटामिन डेफिशिएंसीज है, तो उसकी मौत के भी चांसेस ज़्यादा हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी, और उसके बच्चे के भी मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी। और अगर बच्चा बच भी जाए तो अगर माँ की छाती में दूध नहीं है तो फिर वो बच्चा भी प्रॉपर इम्यूनिटीज़ उसको ट्रांसमिट नहीं होंगी, प्रॉपर इम्यूनिटीज़ नहीं होंगी तो पता चला इन्फेक्शंस होंगे, तो तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। फिर ये कि यहाँ से बायोलॉजी से हट के सोशियोलॉजी में जाएं, अगर रहने की जगह नहीं है, सड़क पे रह रहा आदमी, तो गंदगियाँ फैलेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी, हैज़ा फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, मच्छर काटेंगे, ये सब। तो नतीजे के तौर पे एक तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। जैसे कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कम हो गया है, अब कम हो गया है, माना आपके मुल्क में भी कम हो गया, हमारे मुल्क में भी कम हो गया, कि सड़क पे आदमी मिलेगा आपको 2 दांत उसके गायब है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो अपने जाके 2 आर्टिफिशियल दांत लगवाए, उसको बच्चों को खाना खिलाना है। या एक आपको आदमी मिलेगा जो कि जिसकी एक टांग कटी हुई है लेकिन उसके पास आर्टिफिशियल लेग बनवाने की पैसा नहीं है। तो या एक आदमी की एक आँख गायब है लेकिन उसको ये भी पैसा नहीं है कि एक पैच जो है वो ख़रीद ले, मोशे दयान की तरह जो इज़राइल में थे। तो क्या है कि जिस्मानी प्रॉब्लम्स तो होते ही होते हैं लेकिन समाजी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। समाजी में फिर है कि आप आदमी का दांत गायब हैं तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये सब एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारे यहाँ जो है टॉलरेंस भी बहुत है कि हम लोग जो है आदमी की टांग गायब है, दांत गायब है, हाथ गायब है, हम लोग चलो चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है सब। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है नफ्सियाती गुर्बत के, कि सबसे बड़ा क्या है कि देखिए आप हैं या हम हैं, आपकी बेगम साहब हैं, हमारी बेगम साहब हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे माँ बाप हों, हमारे बच्चे हों, कि सबसे बड़ी चीज़ इंसान को, सबसे बेसिक चीज़ हर इंसान को चाहिए वो है सिक्योरिटी, जिसको शायद उर्दू में ट्रांसलेट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। ये कहें कि एक ये एहसास कि मैं महफूज हूँ, मैं हिफाजत से हूँ, कि मैं किसी ख़तरे में नहीं हूँ। तो ये सिक्योरिटी जो है ये बेसिक नीड है हर इंसान की। तो वो सिक्योरिटी हिल जाती है गरीबी में, क्योंकि आप गरीब हैं तो अब आपको ये पता नहीं कल खाना कहाँ से आएगा। आप गरीब हैं तो आपको ये पता नहीं कि अगर आप बीमार हो जाएं तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो नतीजे के तौर पे आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ हिफाजत नहीं है, आप महफूज अपने आप को नहीं महसूस कर रहे, तो आप डरे हुए रह रहे हैं। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत बुरी चीज़ है इंसान के लिए कि जो इंसान अपने आप को महफूज ना महसूस करे। आप एक रात किसी ऐसे इलाके में चले जाएं रात में 2 बजे जहाँ पे बहुत जुर्म होते हों, जैसे यहाँ पे है नॉर्थ फिलाडेल्फिया या मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जगह हैं ऐसी, वहाँ जाएं,
आप ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे जैसे आप मेरे पास बैठे हैं इस कमरे में जी। यहाँ पे आराम से बैठे हैं, आपको पता है कि कोई गोली नहीं मार देगा, कोई चाकू नहीं मार देगा आपको। लेकिन 2 बजे रात में आप वहाँ चल रहे हो तो ऐसे थोड़ी आराम से चलेंगे, डर डर के चलेंगे, एहतियात मोहतात होके चलेंगे, इधर उधर देखेंगे। वो गरीबी से इंसान रोजाना जिंदगी उसकी वैसे, खाना कहाँ से आएगा? मुझे शबाना ने एक बार बताया था कि पहत के ज़माने में कुछ बच्चों से बात कर रही थी, तो एक बच्चे के पास एक केला था, तो कहते बड़ी भूख लग रही है। तो शबाना ने कहा केला क्यों नहीं खा लेते, तुम्हारे पास है? तो कहता है कि मेरे माँ और बाप ने मुझे बताया है कि हम लोग खाना जो है हर दूसरे दिन खाते हैं, तो आज खाने का दिन नहीं है, तो आज भूख बर्दाश्त करनी है। तो ये भी देखिए, ये जो है हेयर रेजिंग, रोंगटे खड़े हो जाएं जैसी बात है। और ये सच बात क्या है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क हैं इनमें फिर भी गरीबी कम है। आप अफ्रीका जाएं, वहाँ देखें आप, सब सहारन अफ्रीका में, वहाँ जो गरीबी है उसका तो मतलब आदमी को बेहोश हो जाए देख के, इतनी गरीबी। ब्राज़ील में भी बहुत है, हालांकि ब्राज़ील इज़ अ राइजिंग कंट्री है। ब्राज़ील, इंडिया और चाइना, ये दीज आर द 3 बिगेस्ट राइजिंग पावर्स। चाइना तो ऑलरेडी इज़ नाउ वर्ल्ड पावर, बट ब्राज़ील एंड इंडिया आर राइजिंग पावर्स। लेकिन ब्राज़ील में भी पॉवर्टी बहुत है। तो फिर ये हो गया है कि गांव छोड़ के लोग शहरों में जा रहे हैं इस तमन्ना में कि कोई नौकरी मिल जाएगी, कुछ होगा। लेकिन शहर पहुंचते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, सड़कों पे रहते हैं, वो भी गरीबी बहुत है। मैं दिल्ली में देखता हूँ, एयरपोर्ट से चला, एयरपोर्ट इतना खूबसूरत, इतना साफ़ है कि बल्कि लोग जो समझते हैं ना कि ओवर क्राउडिंग होगी और गुर्बत होगी, कोई गोरा आदमी यहाँ से जाए हैरान रह जाए, वो कहेगा नहीं नहीं कोई ओवर क्राउडिंग, कोई गुर्बत नहीं है। 5 मील चलो आगे, 5 मील तक उन्होंने साफ रखा हुआ है। 5 मील के बाद लोग चूहों की तरह रह रहे हैं, लोग बिल्लियों कुत्तों की तरह रह रहे हैं। बहुत तकलीफ होती देख के। बल्कि मैं आपको बताऊं मसूद साहब, अक्सर मैं अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली ज़्यादा जाता हूं मैं बम्बई से, तो दिल्ली में कार में अगर जा रहा हूँ तो गरीब बच्चे, जैसे आपने जिक्र किया, भीख मांगने आ जाते हैं, तो मैं पैसे देता हूँ, तो मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हें अफसोस नहीं होता ना देख के? कहते हैं मैं तो सारी अपना घर बेच दूँ तो कुछ भी नहीं होगा इनका। ठीक, तुम अमेरिका से आए हो, तुम्हें हो सकती है ये एहसास है जुर्म और ये सब, यू कैन अफोर्ड इट, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आदमी का दिल भी सख्त हो जाता है वहाँ पे। तो ये सब है कि इसके जो सबसे बुरे असरात हैं वो एक तो है कि ये सिक्योरिटी, हिफाजत, आदमी को अपने आप को गैर महफूज महसूस करे। फिर शर्म कि दूसरे के देखे कि आपने ऐसे कपड़े पहने, मैंने ऐसे कपड़े पहने, आपने ऐसे जूते पहने, मैंने ऐसे जूते पहने। तो शर्म आती है सोसाइटी में, क्योंकि इंसान की बुनियादी फितरत है एक दूसरे को कंपेयर करना, और शर्म होती है और डर लगता है, अपने आप को आदमी महफूज नहीं महसूस करता। फिर इससे इनके सेकेंडरी असरात हो सकते हैं कि आदमी चोरी करना शुरू कर दे, कि कुछ होते हैं क्राइम्स ऑफ ग्रीड और कुछ होते हैं क्राइम्स ऑफ नीड। तो 2 तरह के होते हैं, ज़रूरत की वजह से भी चोरी करनी पड़ती है, तो वो भी एक चक्कर है। आपने ये जो किस्सा सुनाया इससे मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ। मुझे ये तो आपने सही ज़िंदगी का किस्सा याद दिलाया। मुझे एक फिल्म जागते रहो, राज कपूर की पिक्चर थी, उसमें एक बड़ा अच्छा सीन था और डायलॉग था, वो याद आ गया। उसमें क्या है कि एक गरीब आदमी है, ये जा रहा है, तो इसको सड़क पे एक बटुआ पड़ा मिलता है, तो बटुए को खोलता है, उसमें बहुत से रुपए हैं। तो ये जाके देखता है, जिस आदमी की जेब से गिरा उसको जाके वापस करता है। तो वो आदमी कहता है अच्छा आओ मेरे साथ चलो, तो तुम्हारा कुछ करता हूँ मैं। तो उसे ले जाता है, तो एक रेस्टोरेंट में दाखिल होता है, वो बड़ा अमीर रेस्टोरेंट, तो कहता है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, और लोग एक से एक अमीर लोग बैठे हैं, अच्छा। तो वो गरीब आदमी बेचारा, वो कहता है ये लोग कौन है, मैंने तो ऐसे लोग ही नहीं देखे। कहते ये लोग वो हैं जिन्हें सड़क पर पड़े हुए बटुए मिले थे, जिन्होंने वापस नहीं किए। बहुत खूबसूरत। हाँ। सलमान साहब,
एक्चुअली उस किस्से से मुझे एक और किस्सा याद आ गया, हमें थोड़ा गुफ्तगू को आगे भी लेके जाने, लेकिन ये भी बहुत रेलेवेंट है। कराची में मैं और मेरे साथ मेरा छोटा कज़न, हम गाड़ी, वो टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, तो वो पंक्चर ठीक करवाने के लिए एक टायर वाले की दुकान पे गए। तो वहाँ पे वेट कर रहे थे, जितनी देर में वो अपना काम कर रहा था, तो एक वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी काम कर रहा, छोटा 10-12 साल का। तो एक बहुत बड़े से टायर को वो मैंने उठा के लेके जाना चाह रहा था दूसरी तरफ, उससे मुश्किल से हो रहा था। तो मेरे कज़न ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँ। तो उसने बहुत सीरियसली और बग़ैर ज़्यादा सोचे मुड़ के उसके तरफ देखा और कहा, कल भी आओगे? देखिए ऐसा भी होता है। इससे फिर अब माफ़ कीजिएगा, बच्चों की तारीफ में बात हो रही थी, अब थोड़ी बुराई में भी बता देता हूँ। बच्चे भी कोई फरिश्ते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। मैं गया मुगे के साथ, मैं बहुत चाहता था कि वो गालिब के मज़ार पे चलें, तो मैं गालिब के मज़ार पे ले गया। तो मैं हमेशा जाता हूं तो 4 जगह हैं दिल्ली में। एक दुकान है बाहरी सन्स, वो किताबों की दुकान है, और एक रेस्टोरेंट है ज़ाफ़रान, और एक रेस्टोरेंट है नत्थू, और एक है इंपीरियल होटल में पीछे बार, और एक ये गालिब की मज़ार। मैं हर बार जाता हूँ। और एक अमरनाथ वर्मा साहब जो हमारे पब्लिशर हैं, उनके दफ्तर। तो मैं चाहता था मुझे गालिब का मज़ार देखें, तो मैं ले गया। तो दीवार है, उस पर ताला पड़ा हुआ, तो वो मज़ार बंद पड़ी है। हालांकि उस पर टाइम लिखा हुआ है कि कंपाउंड इज़ ओपन, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। हम लोग गए थे कोई 1 बजे, वो बंद है। तो मैंने इधर उधर पूछा लोगों से, तो कहना साहब वो चौकीदार कहीं शायद खाना वाना खाने चला गया, कहीं इधर ही उधर होगा। तो कुछ लड़के खड़े हुए थे वहाँ पे, होंगे 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के। तो एक 10, 11, 12 साल का लड़का था। मैंने कहा यार एक काम करो यार, ये चौकीदार को ढूंढ के लाओ कहीं से, हम लोग बड़े दूर से आए हैं और ये गालिब साहब का मज़ार है, हम देखना चाहते हैं। हालांकि मैं तो देख चुका था, लेकिन मुझे को दिखाना था। तो लड़के का जवाब सुनिए आप। ये उस लड़के का ऑपोजिट इमेज है उस बच्चे का जिसने आपकी पॉलिश के बारे में कहा था। तो कहता मुझे क्या मिलेगा इसमें? तो मैंने कहा मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। कह ले मोहब्बत से कुछ नहीं होगा, पैसे वैसे दीजिए तो मैं ढूंढ के लाता हूँ उसको। मुझे इतनी शर्म आई, मुझे शर्म आ गई कम वक्त, उसे शर्म आए ना आए, मुझे शर्म आ गई। मैंने पैसे नहीं दिए। आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं चलो, मैंने मुझे से कहा सी इट सम अदर टाइम। मुझे इतना बदतमीज लगा वो लड़का कि मैंने कहा मैं इसको दे दूं 100 रुपए। उस जमाने में हमारे में होते थे 10, अब 100 हो गए। 100 रुपए दे दूं इसको, ऐसी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं था। मुझे बात पसंद नहीं आई। लेकिन जिसे गरीबी में ज़िंदगी गुजारनी हो, उसको कुछ ना कुछ तरीके तो सीखने होंगे। ये उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ कोप करने की स्ट्रेटजी है। अब हाँ, ये देखिए, यू आर मोर रैमदिल आदमी देन मी। इससे तो सिर्फ ये बात साबित होती है कि आप ज़्यादा शरीफ आदमी हैं मुझसे। मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा नहीं, अब मैं, बल्कि मैंने मुझे का भी नुकसान किया, अपना भी। मैंने कहा मैं अब देखूंगा ही नहीं, मतलब। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, देखिए कितनी उम्दा। फ्रॉइड ने, जो साइकोएनालिसिस के फाउंडर थे, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि मनी इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चे के जहन में पैसा नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से 1910 वियना में सही होगी। मेरे ख्याल से आजकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है पैसा क्या है, और पैसा चाहिए या नहीं, पैसा नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क आ गया है इसमें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, बच्चों के जहन में पैसे का? मेरे ख्याल में बच्चों का एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों से पहले के मुकाबले में जल्दी हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो जाहिर है उतने ही बच्चे स्मार्ट 100 साल पहले थे जितने आज होते हैं, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ तो वैसी हैं, लेकिन उनके पास इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, जिसकी वजह से, जस्ट बिकॉज इंफॉर्मेशन ज़्यादा उनके पास अवेलेबल है, जिस तरह की वो चीज़ें देखते हैं, कार्टून्स और वीडियो गेम्स और ये सब कुछ, तो इन सबको जहन में रखते हुए ये बात तो मेरे ख्याल में है कि पैसे के बारे में और पैसे की एक कदर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ की नॉलेज तो है उनके पास पहले के मुकाबले में ज़्यादा। लेकिन दूसरी जो बात है, जो थोड़ी दुख की बात भी है, वो ये कि एक चीज़ होती है, ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। तो बच्चों को ये जानने की ज़रूरत आजकल क्यों ज़्यादा पड़ रही है?
ये 1.78 बिलियन बच्चे गुर्बत की लाइन से नीचे नहीं रहते होंगे 100 साल पहले शायद, या वो सबके सब जैसे, मतलब इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं रही होगी। हाँ, उन्हें दिखाई नहीं देती थी चीजें, उन्हें दिखाई नहीं, अब तो दिखाई दे रही है, तो जाहिर चाहिए उन्हें। जी जी। तो अच्छा, तो एक और बचपन, चलिए बचपन में की बातें याद आ गई, पैसे से वो बचपन की गुर्बत, पता नहीं, जाहिर है कि आपका भी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही बुनियादी तौर पे कल्चर एक तरह का है कि एक चीज़ होती थी जिसको यहाँ पे बोलते हैं पिगी बैंक, उसी तरह से हमारा होता था जिसको गुल्लक बोलते थे। आपके यहाँ भी थी गुल्लक कि मिट्टी का ऐसे ब्राउन मिट्टी का उसमें तोड़िएगा और सब बहुत तो उसको, वो भी एक अजीब चीज़ है। अच्छा, एक देखिए, अब मूविंग ऑन टू जो आप बात पहले कह रहे थे कि गरीबी सिर्फ लिटरल तौर पे सिर्फ पैसे से गरीबी नहीं, दिल की गरीबी भी होती है। तो इसमें दो बातें जहन में आ रही हैं। एक क्या कि फराख दिली और अमीरी, और फराख दिली और गरीबी, ये फराख दिली का अमीरी और गरीबी से कोई रिश्ता नहीं। हमारे रिश्तेदार, अरे यार रिश्तेदार नहीं कहना चाहिए था, कह देते दोस्त, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हैं जो बहुत अमीर हैं और कंजूस हैं, और ऐसे भी जो हैं जो कि मामूली हालात में हैं लेकिन निहायत फराख दिल है। हमारे तो दोनों तरह के रिश्तेदार हैं, आपके भी होंगे, और दोस्त रिश्तेदार ना हो तो दोस्तों में होंगे, कि ऐसे हैं जो कि कम पैसे वाले हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो गलावट के कबाब हमारे लिए ज़रूर पकवाएंगे। हम जाते हैं तो फलाना फलाना और बिरयानी और ये सब फला, मोहब्बत में, चाहे उनके पास पैसे कम हो। ऐसे भी हैं बहुत अमीर जिनके यहाँ एक चॉकलेट आपने उठा के खा ली तो नाराज हो जाते हैं, ऐसे भी हैं। तो ये जो है दोनों तरह के लोग हैं। तो इसका गुर्बत का पैसे के होने न होने का फराख दिली से रिश्ता नहीं, ताल्लुक नहीं है, और कंजूसी से रिश्ता नहीं है। अमीर भी कंजूस हो सकता है, गरीब भी कंजूस हो सकता है, अमीर भी फराख दिल हो सकता है, गरीब भी फराख दिल हो सकता है। फराख दिली और कंजूसी का मतलब है दिल से, दिल कितना बड़ा है आपका। फराख दिल इसीलिए, और तंग दिल बोलते हैं, तंग दिल और फराख दिल। तो ये दिल कहाँ से आता है? दिल आता है माँ की मोहब्बत से। जिसको मोहब्बत मिली हो वो मोहब्बत दे सकता है, जिसको मोहब्बत न मिली हो वो मोहब्बत नहीं दे सकता। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जिसको मोहब्बत नहीं मिली है वो कभी कभी बहुत ज्यादा मोहब्बत देता है, लेकिन वो फिर अनरियलिस्टिक हो जाता है देने में। हाँ, तो ये सब चक्कर है। एक मर्तबा बहुत सालों पहले की बात है, एक टॉक में कुछ आपने ओरल फिक्सेशन का या ओरल स्टेज की डेवलपमेंट का उसका आपने रेलेवेंस बताई थी ग्रीड के साथ जी। वो उसके बारे में कुछ कहिएगा। देखिए, अब क्या है कि वो ये अर्ली कॉन्सेप्ट्स थे साइकोएनालिसिस में पुराने ज़माने में, क्योंकि ये लोग डॉक्टर थे और डॉक्टरी से इतने बंधे हुए थे कि इनको चाहे ये साइकाइट्री या साइकोएनालिसिस बनाना चाहते हो, लेकिन वो जो सारे उसके मेटाफोर हमेशा फिजिकल थे। तो नतीजे के तौर पे ओरल का मतलब माँ पे डिपेंडेंस। तो अब हम ओरल नहीं समझते हैं इतना जितना कि डिपेंडेंस और अटैचमेंट, जिसमें माउथ सिर्फ एक चीज़ है, हाथ भी हैं, आंखें भी हैं, जिस्म भी है, रिलायबिलिटी, सबसे बड़ी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, लव, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने के ओरल में आ जाती हैं। सही। तो जिसको इस तरह की हिफाजत और मोहब्बत और रिलायबिलिटी मिली हो बचपन में वो दे सकता है, जिसको ना मिली हो वो कैसे देगा? वो नहीं दे पाएगा। सलमान साहब, जो आपने जिक्र किया पहले गुर्बत के असरात का, जी, थोड़ा सा इसके बारे में आप दोबारा से कहिएगा। अगर हम उसको समराइज करें तो गुर्बत के इंसानी साइकोलॉजी के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं? साइकोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में है जिस्म पे असर पड़ेगा, सोशियोलॉजी में है शर्माएगा, झूठ बोलेगा, कभी कोई दावत में जाना हो, दावत देनी हो, सालगिरह में जाना हो किसी की, अब आपके पास तोहफे देने के पैसे नहीं है तो झूठ बोल देंगे बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो सोशियोलॉजी में है, समाज पे असर पड़ेगा, दूसरी तरफ जिस्म पे असर पड़ेगा, और बीच में है नफ्सियात। तो नफ्सियात पे असर जो है सबसे बड़ा है अपने आप को गैर महफूज महसूस करना, अपने आप को ख़तरे में महसूस करना, और ज़रा भी कोई चीज़ हिल जाए, बदल जाए, उससे डरना कि कल को खाना कहाँ से आएगा, कहीं मेहमान ना आ जाएं,
कहीं मेहमान ना आ जाएं, कि अब ये जुमला जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग बोलते हैं, ये उसी ज़माने का होगा, गरीबों का जुमला है, अमीरों का जुमला नहीं है। वो कहीं चाय वाय तो नहीं पियोगे, खाना वाना तो नहीं खाओगे, तो नहीं लफ्ज़ डाल दिया उसमें बीच में ही, ताकि वो दूसरा मना करे, क्योंकि खाना खिलाने में जहमत है, चाय पिलाने में जहमत है। तो ये जो खौफ है, खौफ सबसे बड़ा शर्म और खौफ, और फिर उससे या तो मायूसी बहुत ज़्यादा, और या बदमाशी और चोरी, और या शराब और अफीम और ये सब, कि अब मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं यही कर लूँ। हाँ। कि अपने आप को या गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। सही। तो वो वाली बात गालिब की। तो इसके ये बुरे असरात हैं। सही। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, बचपन की बात हो रही है कि दोपहर में बहुत गर्मी पड़ती थी लखनऊ में, और लू चलती थी। लू जानते हैं ना आप? जी हाँ, गर्म ड्राई हवा। जी जी जी, इस पे जोश मलियाबादी का बड़ा अच्छा शेर है कि अब बादे गुल न बादे सबा मांगते हैं लोग, अब बादे गुल न बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। तो लू चलती थी तो हमारी अम्मी हमसे कहती थी, बेटा बाहर मत फिरो, यहाँ सो जाओ हमारे पास दोपहर में नैप। तो हम बच्चे थे, हम लोग भागते हुए फिरते थे इधर, तो 1 रुपया देती थी सोने के लिए, और वो चांदी का है ऐसा गोल। तो वो मैंने हल्के हल्के करके 21 जमा कर लिए, और मेरे ख्याल से एक ही समर में, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा था, भाई के पास कुछ नहीं थे, वो भाई तो पेड़ों पे चढ़ जाते थे जाके, और वो माँ चिल्लाती रहती थी, लेकिन वो भागते थे, तो उनके पास कोई पैसे वैसे नहीं थे। मैंने 21 एक समर में जमा किए। वो एक डिब्बा था, वो डिब्बे में रखे, उसको मैं कहता था, मेरी उम्र होगी 5 साल, उसको मैं कहता था खजाना। अच्छा, उसके बाद वो मैंने नाना के पास छोड़ दिया, मैं चला गया कॉलेज वॉलेज। फिर कॉलेज में जब था तो मुझे याद आया, तो मैं नाना के पास पहुंचा फिर से वापस, 11वीं क्लास में होऊंगा, 12वीं में। तो मैंने कहा, नाना वो मेरा खजाना दें। तो कहते, भाई वो तो पैसे हमने खर्च कर दिए, ये 21 रुपए ले लो। तो 21 रुपए उन्होंने जेब से निकाल के मुझे दे दिए। उस 21 रुपए की वो कीमत ही नहीं थी जो मेरी माँ ने मुझे सिक्के दिए थे। मुझे वो 21 रुपए नहीं चाहिए थे। तो देखिए, पैसा भी कौन सा पैसा, उसमें जज्बात क्या में है। और गुर्बत जो है दिल की भी हो सकती है, जिसे मोहब्बत ना हो ना, उससे बड़ी गरीबी क्या है, जिसके पास ना मोहब्बत देने का जज्बा हो, ना जिसे मोहब्बत मिली हो, उससे बड़ी गरीबी क्या है। तो एक तो हो गई मॉनेटरी, पैसे की गरीबी या रिसोर्सेज की। जी। अच्छा, अब इस दूसरी तरफ आपने बताया मोहब्बत की। जी। अब जैसे ये ब्रिज है, उस पे ये खजाने की कहानी जो है मेरे बचपन की, ये ब्रिज है आपकी बात में 2 लिमिट्स पे, कि ही वॉज गिविंग मी, माई ग्रैंडफादर ग्लैडली टुक आउट, उन्होंने बटुआ निकाला और 21 रुपए का, कहने कितने पैसे थे, मैंने कहा 21 थे, कहने ये ले लो 21 रुपए। मैंने शायद ले लिए हो, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उस 21 रुपए के नोट की वो कीमत थोड़ी थी जो मेरी माँ ने मुझे 21 एक एक करके सोने के लिए दिए थे वो। और वो बल्कि मुझे जिंदगी भर उसका अफसोस रहा, और वो डिब्बा मेरे जहन में है अभी तक, वो डिब्बा कैसे लगता था और सब कुछ, उसकी अब कीमत बढ़ गई है। मिला नहीं, कभी नहीं। हाँ। नाना भी हालांकि अच्छे थे नाना मेरे, ख्याल करना चाहिए था। तो आपको भी अगर आपके बच्चे कोई चीज दें, उसे रख के रहिएगा, ये नहीं कैश दे दें उसके बाद। सो ये ब्रिज है। अब यहाँ जज्बात पे आ गई जी। फिर ये कि इंसान की फराख दिली, कुछ लोग तंग दिल होते हैं, कुछ लोग फराख दिल होते हैं। अब फराख दिली को भी मेजर सिर्फ पैसों से ना करें। फराख दिली को भी ये नहीं कि मैं आपको पैसे दे दूं या आप मुझे पैसे दे दें। फराख दिली टाइम दें आप किसी को, वक्त। आप किसी को कार में बिठा के मैं छोड़ाता हूँ आपको एयरपोर्ट तक, तो फराख दिली तो आपको मैं नहीं ले जाइए आप ये किताब, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ, ये आपके लिए मैं बिरयानी लेके आई हूँ, फला फला फला। तो तरह तरह की फराख दिली हो सकती है। तो नतीजे के तौर पे कि ये जो है ये रिलेट गुर्बत से नहीं करती है और अमीरी से नहीं करती है, ये करती है दिल में मोहब्बत से। और वो एक अमीरी जो है, दिल की अमीरी एक बड़ी अमीरी है, और दिल की गुर्बत
और बड़ी गुर्बत है, उससे तो बड़ी गुर्बत नहीं है। अब इसमें साहिर साहब लुधियानवी शायर हमारे थे, जो कि सिनेसिज्म के बादशाह थे, जिनकी सबसे बड़ी मशहूर तो वो है ताजमहल पे जो नज़्म है कि शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। और भी उनके बहुत से निकल हैं। तो उनका जैसे एक जगह मिसरा है, बल्कि एक शेर भी है, एक शेर में है कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है और भूख के साए में आदाब नहीं पढ़ सकते। कि आदमी गरीब हो तो ये सब चोंचले जो हैं तहजीब के थोड़े कम हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। या एक और जगह उन्होंने लिखा है जहाँ मैं कह रहा था कि दिल की गुर्बत और पैसे की गुर्बत, तो मैं कह रहा था वो बहुत बड़ी है, लेकिन साहिर साहब कहते हैं तन का दुख मन पर भारी है। तो पेट तो भरा होना चाहिए, उसके बाद ही सारी बात हो सकती है। और एक्चुअली सलमान साहब बहुत वो दरिया को कूजे में बंद करना कहते हैं ना, आपने जो समराइज़ किया उस चीज़ को कि मोहब्बत मिली है और माँ से मोहब्बत मिली है तो बचपन में तो आप मोहब्बत देने के काबिल रहेंगे जी। नहीं मिली तो फिर देना मुश्किल है। अब मेरा ख्याल में शायद मोहब्बत ही के वो मुख्तलिफ शक्लें हैं। लोग कहते हैं कि जिसका दोस्त नहीं है वो बहुत गरीब है, ये वो छोटे छोटे से जो भेजते हैं एक दूसरे को कोट्स, उसमें अब ये चीज़ भी बड़ी काफ़ी सुनने में लोग एक दूसरे को भेज रहे होते हैं कोट। और बल्कि मैंने आपको बताया फ़ारसी में गरीब, जिसको हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में काफ़ी नाज करते हैं अपनी ज़बान पे, गरीब हम लोग कहते हैं पुअर को। वहाँ पे गरीब का पुअर से उतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है जितना होमलेस से है, डिस्प्लेस्ड पर्सन से। जी, गरीबुल वतनी एग्जैक्टली जी। कितना पुराना शेर याद दिला दिया आपने मुझे। आपने कहा गरीबुल वतनी, पुराना शेर है कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी। ये आपका शेर है? नहीं तोबा, पुराने उस्तादों का शेर। अच्छा, आज मैंने चूंकि सुना आपसे था तो मुझे मेरे जहन में ये है कि शायद आपका शेर है। सलमान साहब, पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जो उम्र में बहुत कम है, पॉपुलेशन की एक बहुत सिग्निफिकेंट, और एक काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज उसमें वो है जो पॉवर्टी की लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर एक मुआशरे में 20-25% लोग गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसका असर पूरे मुआशरे पे क्या पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपकी थॉट्स लेना चाहूँगा। हम लोग जराइम की बात करते हैं, टेररिज्म की और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, तो क्या उसका कोई ताल्लुक बनता है गुर्बत के साथ? जी, इसमें आपने जवानी भी डाली है कि उम्र। हाँ, यस इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर। क्योंकि देखिए, जो जब ये 20-25 साल की उम्र है, वो उम्र है ख्वाब देखने की, वो उम्र है ज़िंदगी का रास्ता तलाश करने की, वो उम्र है कि सफ़र शुरू करें कि वहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए उम्मीद चाहिए, उम्मीद और ख्वाब के लिए कुछ चाहिए कि आज कुछ हो तो उसको कल कुछ बनाएं। तो नतीजे के तौर पे कुछ सरमाया हो, चाहे वो लिटरल सरमाया हो पैसे का या दिल का सरमाया, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उम्मीद बनती है। तो अगर वो नहीं है तो उम्मीद कैसे होगी? जब उम्मीद नहीं होगी तो ये कमाल की चीज़ है कि जो होप है वो डिज़ायर से सीसॉ का रिश्ता है। जब होप कम हो जाती है तो डिज़ायर बढ़ जाती है। तो नतीजे के तौर पे फिर आदमी का जी चाहेगा मैं अभी कुछ कर लूँ, परसों तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी कुछ कर लूँ। तो उससे फिर चोरियां शुरू करेगा या अपने आप को नम करने की ड्रग लेना शुरू करेगा या चोरी करेगा। तो इस किस्म के बुरे असरात पड़ सकते हैं जवान लोगों की मायूसी से। बल्कि हम लोग बात कर रहे थे एक बार खुदकुशी के बारे में कि अब देखिए, आम तौर पे लोग समझते थे और सारी हमारी आपकी पढ़ाई में ये था कि ज़्यादातर खुदकुशी लेट मिडिल एज मर्दों में होती है, 58-60 साल के करीब। लेकिन अब बढ़ रही है खुदकुशी जवानों में, क्योंकि उम्मीद कम है। उम्मीद ना हो तो फिर करें क्या? या तो शराबें पिएं, दवाएं खाएं, या चोरियां करें, या गैंग में शामिल हो जाएं, या उन्हें कोई मुल्ला या पंडित या रैबाई या प्रीस्ट
उनको हिप्नोटाइज करके कह दे कि तुम ये काम करो और तुम तो अल्लाह के बंदे हो और भगवान के आदमी हो और तुम तो जाके तोड़ दो फला मस्जिद फला मंदिर, तो वो सब ड्रामा कुछ नशा आएगा उसका। लेकिन ये कि अच्छी चीज़ नहीं है जवानों के लिए, गरीबी तो कभी भी ठीक नहीं है, लेकिन ये कि उस उम्र में तो बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेस एंड सच, एंड होप इज़ एसेंशियल। अब देखिए सोल्यूशन जहाँ तक है इस प्रॉब्लम का, कि दुनिया में ये बहुत बड़ा टेंशन है कि एक तो है जो कैपिटलिस्ट सोल्यूशन और एक है कम्युनिस्ट सोल्यूशन। कैपिटलिस्ट सोल्यूशन ये है कि पैसे को फ्री छोड़ दिया जाए, और जो लोग, चूंकि इंसान की ज़ात में लालच और इंसान की ज़ात में अपने आप को एग्जिबिट करना, शो ऑफ, एक्विजिशन, लालच, ये सब इंसान की फितरत में है। नतीजे के तौर पे आदमी पैसा बनाने की कोशिश करेगा, उसमें कुछ लोग सक्सीड होंगे, फिर और सक्सीड होंगे और अमीर बनेंगे। जब ज़्यादा अमीर बनेंगे तो गरीबों को नौकरी देंगे, उन्हें तो फैक्ट्रियाँ चलानी है। जब फैक्ट्री बनाएगा आदमी तो फैक्ट्री चलाने के लिए नौकरी भी तो करेगा, नौकर करेगा, फिर उसको नौकरों को बचाने के लिए एक चौकीदार रखेगा। नतीजे के तौर पे, और उसे चीज़ें बेचनी है तो फिर उसको ट्रक चाहिए, ट्रक ड्राइवर चाहिए, फिर उसको एक दुकानदार चाहिए। तो इन लोगों का ख्याल क्या है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कि अगर बिजनेस बड़ा होता जाए तो उससे, जिसको ये बोलते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि वो पैसा ऊपर से नीचे हल्के हल्के फैलता है और नौकरी मिलती है लोगों को और उससे समाज बढ़ता है, फिर नौकरी पे टैक्स लगता है, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो गवर्नमेंट अच्छा काम करती है। और दूसरे, चूंकि एक आदमी को सक्सेसफुल देखता है आदमी, तो दूसरे का भी जी चाहता है मैं भी सक्सेसफुल करूं, तो नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। तो ये अपने डिफेंस में क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आप कोई भी बड़ी चीज़ देखें, मेडिसिन में, ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ी, हवाई जहाज़, ये अभी कोविड का जो वैक्सीन है, फला, ये सब अमीर मुल्कों में ईजाद हुए और कैपिटलिस्ट मुल्कों में। क्योंकि ये जो है, जिन लोगों ने कोविड बनाई है वैक्सीन, फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये आपसे मोहब्बत के लिए नहीं बनाई है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों का ख्याल है, नहीं, जाने दें। इन्होंने इसलिए बनाई है ताकि पैसा कमाएं। अब उसमें आपका भला हो रहा है, वो अच्छा है, वो भी ले लेंगे वो, लेकिन असली मतलब तो उनका पैसा बनाने का है ना। ड्रग कंपनीज का असली मतलब है पैसा बनाने का। तो चूंकि पैसा बनाना है करोड़ों अरबों, इसलिए वो मेहनत करते हैं। तो इनका आर्गुमेंट ये है, इसीलिए कम्युनिस्ट मुल्कों में जो है वो कोई नई चीज़ ईजाद नहीं होती बड़ी, क्योंकि वहाँ पे वो पैसा गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा देगी आप पे, तो वो लोगों को क्या है, हम क्यों इतनी मेहनत करें, हमें तो गवर्नमेंट ने ले जाना पैसा। तो इनका मॉडल जो है, एक मॉडल है दुनिया को ठीक करने का और गरीबी को ठीक करने का, कि पैसे को फ्री छोड़ दो, बिजनेस को फ्री छोड़ दो, और लेट free enterprise take over and let people make money. And when people will make money, they will invent new things which will help even poor people, and the money will हल्के हल्के नीचे उतरेगी, उससे नौकरियां फैलेंगी। जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनका मॉडल दूसरा है। वो ये कहते हैं कि पैसे से और पर्सनल प्रॉपर्टी से, ज़ाती जो है प्रॉपर्टी से, आदमी बुनियादी तौर पे ख़राब होता है और लालची होता है, और लालच बुरी बला है। तो नतीजे के तौर पे जब पैसा कमाने की आदमी को हिर्स लग जाए तो फिर आदमी बुरे काम करता है, और इतना बड़ा पैसा झूठ बोले बिना और धोखे दिए बिना और दूसरों का गला काटे बिना बन ही नहीं सकता। तो वो समाज वैसे ख़राब हो जाता है, और ये पैसा नीचे आता नहीं है, ये ऊपर ही रहता है, ऊपर ही खर्च होता है, और गरीब सफ़र करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि इनको अमीर बनने दे और उनको नौकरी दे और वहाँ से टैक्स ले। गवर्नमेंट का काम ये है, सरकार का काम ये है कि इतनी अमीरी ना बनने दे, क्योंकि इससे लोग जो है जालिम बनते हैं और ये गवर्नमेंट को ख़राब करते हैं पैसा दे के। इतनी अमीरी ना बनने दे, और गवर्नमेंट टैक्स लगाए सब पे, और टैक्स लेके
जो है सबको बराबर बराबर बांटे। तो अब जैसे देखिए कि इसमें क्यूबा एक मुल्क ले लेते हैं जो कि छोटा सा कम्युनिस्ट कंट्री है, कि जाहिर है कि हम अमेरिका में रह रहे हैं तो यहाँ पे तो कम्युनिस्ट कंट्रियों की बुराई होगी ही होगी, ज़रूरी है। आप टोयोटा बेचते हैं तो आप थोड़ी कह देंगे जाके होंडा ख़रीद लो, तो आप होंडा की बुराई करेंगे, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो क्यूबा अच्छी तरह से जानते हैं, वो जा चुके हैं कई बार और काम करते हैं वहाँ पे। तो जैसे उन्होंने मुझे एक बात बताई, कह लें है गरीब मुल्क, है गरीब मुल्क, कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका से और यहाँ से। वहाँ पे भी कारें चला रहे हैं वो जो मेरे बचपन में लोग कारें चलाते थे इंडिया में, वो कारें अभी भी चल रही हैं यहाँ पे रिपेयर करके सन 50 की, सन 60 की। तो उस तरह से तो गरीबी दिखती है। लेकिन कमाल देखिए आप कि दूध कम है वहाँ पे, देयर इज वेरी शॉर्टेज ऑफ मिल्क। तो ये रूल है कि दूध सिर्फ बच्चे पी सकते हैं, कि आप अडल्ट खरीद नहीं सकता मिल्क। इसको आप कहें ये तो बहुत बुरी बात हो गई अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि बच्चों के लिए गारंटीड है मिल्क, हर बच्चे को मिल्क मिलेगा। दूसरे डॉक्टर जो हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि हर 20 मकान या हर 30 मकान के बाद एक डॉक्टर रहेगा, और वो डॉक्टर उन 20 मकानों का डॉक्टर है। और अच्छा, ये मुझे फिर 20 मकान के बाद एक डॉक्टर है, वो उन 20 मकानों का डॉक्टर है। तो यहाँ पे ये तो आप, मैं बताऊं, मुझे कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ा और मैं आर्डमोर में रहता था और ब्रेनमोर जाना था मुझे उससे एम्बुलेंस से। तो वो कोई होगा 3 मील भी शायद ना हो, 2.5 मील होगा। उसका बिल आया 1390 रुपए एम्बुलेंस का, 1390। फिर कहते हैं कि ये मेडिकेयर ने और आपकी इंश्योरेंस ने 400 रुपए पे कर दिए हैं, 800 रुपए आप दें। मैं टैक्सी से चला जाता। अब बताइए $1390, जिसको अगर आप हिंदुस्तान में मल्टीप्लाई करें, पाकिस्तान में कितना, 70 रुपए 80 रुपए का है डॉलर, कुछ वैसे ही। नहीं, बहुत बढ़ गया है और बढ़ गया। तो कितने रुपए हो गए पाकिस्तान के, बताइए कितने रुपए हो गए? 1390 के 170 रुपए का डॉलर है। अच्छा, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 1390, तो 20,000 से ऊपर चला गया। 20,000 कह रहा हूँ, 2 लाख के आसपास हो गया। अच्छा चलिए, तो मेरा ख्याल से आपकी बीवी का जो है हिसाब आपसे बेहतर है, ये तो मुझे पता चल गया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वहां तो एक आदमी के तो 2 महीने की नौकरी हो गई है। बिल्कुल। तो खाना कहाँ से खाएगा अगर आप एम्बुलेंस में जाना उसे? तो ये कहते हैं कम्युनिस्ट कि देखिए, ज़्यादा पैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसा बनाने से वो अमीर गवर्नमेंट को खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट को रिश्वत देते हैं और अपने इंटरेस्ट के लॉज बनवाते हैं, तो और करप्शन पैदा होता है और नीचे पैसा जाने नहीं देते हैं वो। तो बेहतर ये है, और फिर गवर्नमेंट जब खरीदी जा चुकी होती है तो वो उनको टैक्स नहीं लगाती, तो टैक्स गरीबों से लिया जाता है, उनकी ज़िंदगी और तल्ख हो जाती है। तो बेहतर है कि लोगों को ज़्यादा अमीर ना बनने दिया जाए, बेहतर है कि ज़्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी ना अलाउ की जाए, और बेहतर है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कहाँ कहाँ पैसा किस बात पे खर्च होगा। तो ये 2 मुख्तलिफ इलाज हैं। जो कम्युनिस्ट हैं वो कहते हैं ये इलाज बुरा है, जो ये हैं वो कहते हैं वो इलाज बुरा है। तो सच बात क्या है कि कोई चीज़ जो है बुनियादी तौर पे दोनों में कुछ सच है, कुछ झूठ है दोनों में। तो दोनों में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ कंट्रियों में, वो कंट्री वहाँ पे गुर्बत भी कम है और लोग खुश भी हैं। जैसे स्कैंडिनेविया, सबसे बड़ी, सही कहा आपने, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये मुल्क जो हैं यहाँ गुर्बतें भी कम हैं, माएँ भी कम मरती हैं प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, बच्चे भी कम मरते हैं और गुर्बत भी कम है। लोग बुनियादी तौर पर खुश भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने दे हैव फाउंड ए मिड वे सोल्यूशन कि टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो अब लोग यहाँ कहते हैं अरे वहाँ तो आपकी 100,000 रुपये तनख्वाह है, उस पर तो 50,000 आपको मिलते, हाथ में 85,000 हैं। हाँ, 50,000 तो मिलते हैं, सच है, लेकिन ये भी तो सच है कि एम्बुलेंस में जाओ तो इतने मुझे जो टर्की की रहने वाली हैं, टर्की में एम्बुलेंस के कोई पैसे नहीं होते, एम्बुलेंस इज ऑलवेज फ्री। अब ये देखिए शराफत, एम्बुलेंस इज ऑलवेज फ्री, देयर इज नो मनी फॉर एम्बुलेंस, क्योंकि आदमी मुसीबत में है, उस वक्त गवर्नमेंट पैसा क्यों ले आए, कोई भी पैसा क्यों ले आपसे, और ये भी गवर्नमेंट के थोड़ी थे 1390, ये तो कंपनी एम्बुलेंस। ये मुल्क दूसरी तरह का, वो मुल्क दूसरी तरह का है। अब इन दोनों को छोड़ के तो अब ये देखिए, एक और बात बताऊं आप मजे की,
जो लोग अमेरिका में कम्युनिज्म को बुरा कहते हैं वो सोशल सिक्योरिटी का बिल जरूर ले लेंगे अपना। मैं भी, माफ कीजिएगा, मैं तो अच्छा खासा ठीक फाइनेंशियली अफ्लुएंट आदमी हूँ, लेकिन आई गेट ए फैट चेक फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी, और आप भी लेंगे, क्यों नहीं? तो सोशल सिक्योरिटी इज ए कम्युनिस्ट प्रोग्राम कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले और फिर इवनली बांटे कि आपको कितना डिजर्व किया आपने। तो जो हाइब्रिड है कि एक तरफ आप टैक्सेस भी ले रहे हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट का जो है एलिमेंट वो भी आपके अंदर है, वो शायद सबसे कामयाब इसका मॉडल है। ये तो हो गया नेशनल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कहिएगा आप। अब इंडिविजुअल लेवल पे सच बात है, देखिए अब क्या करें। मैं देखिए जैसे कि जिस मज़हब को हम लोग बिलोंग करते हैं, इस्लाम, कितना बिलोंग करते हैं इस पे बहस फिर कभी होगी, लेकिन ये कि जिस मज़हब को हम बिलोंग करते हैं उसमें ज़कात का एक तस्वुर है, तो अब उसमें फिर इतना मीन मेख निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कितने % और कितना ये सब, लेकिन जज्बा अच्छा है। तो कुछ ना कुछ पैसा, आप भी काफ़ी पैसा कमाते हैं, मैं भी गरीब नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ पैसा कुछ ना कुछ गरीबों को देना चाहिए। तो जैसे मैंने 3-4 जो है ऑर्गेनाइजेशंस सोची हुई हैं साल की, इनको उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, ना उनको जिक्र करने की ज़रूरत है। तो कोई 4 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मैं साल में कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर देता हूँ, एक बात। दूसरी बात क्या है कि मैंने कुछ तरह के लोगों को फ्री इलाज तो फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो काम है वो तो महीनों का और सालों का है, तो वो तो जाहिर है कि इल बी मैसोकिज्म कि अपने आप को इतना दुख देना मुनासिब नहीं, लेकिन कि कंसल्टेशन चाहे 1 सेशन का 2 या 3 वो मैं फ्री करता हूँ कई लोगों के लिए। और फिर ये कि चूँकि मेरी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो नतीजे के तौर पे मैंने एक अपने लिए उसूल बना रखा है, और आप भी आधे तो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही हैं, तो ये दिल में रखिएगा बात, वो ये कि चूँकि मैं अपने कोई रिश्तेदारों को मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो मेरे अच्छे खासे, they are well off, some of them should give me some money, तो चूँकि मैं वहाँ नहीं भेज रहा हूँ, लिहाजा मैंने, आप अगर किसी को भेज रहे हो तो फिर आपका वो हो गया ज़कात के तौर पे। लेकिन एक ध्यान में रखिए, कभी ना कभी सोचिएगा इसके बारे में कि मैंने ये अपने लिए रूल बना रखा है कि एक मरीज़, कभी कभी 2, लेकिन एक कम से कम, जितनी भी मेरी फ़ीस है उसे आधी फ़ीस पे मैं एक मरीज़ हमेशा देखता हूँ, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, उससे मेरे ज़मीर को अच्छा है मेरे लिए। तो अब ये सब कर सकता है आदमी। जिमी कार्टर साहब हमारे जो पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो जाते हैं घर बनाते हैं, हेल्प करते हैं घर बनाने में। तो आदमी अब देखिए, कभी कभी मुझे एक फैंटेसी आती है, पता नहीं आपको होती नहीं, कि मैं इंडिया जाऊं और ड्राइवर कार हायर की और ड्राइवर से कहूं थोड़ी शहर से बाहर ले चलो, और कहीं छोटे से गांव में उतरूं और जेब से कुछ पैसे निकाल के लोगों को $100 दे दूं। $100 तो बहुत होते हैं, अगर $2000 भी दे दिए मैंने, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आने वाली मेरे पास। $2000 एक 2-3 लाख रुपए बांट दिया आपने ऐसे। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो ये फैंटेसी है, क्योंकि होगा क्या, आप सीन इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा, आपके ख्याल से क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया? एक भीड़ लग जाएगी और वो पैसे तो आपके फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत से लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी, जो फिर चाहेंगे कि उनको भी कुछ मिले, और आप वो सबकी तो वो पूरी नहीं कर सकते। तो इन द एंड वो जिस जगह पे आपको ख़त्म करना पड़ेगा, शायद आपको खुशी से ज़्यादा दुख होने लगे। ये भी है, लेकिन आप तो देखिए, आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आप कुछ कमीनी बातें नहीं सोचते हैं। आपको कमीनी बातें भी सोचना शुरू करनी चाहिए, करना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में सोचना चाहिए। ये भी तो होगा ना कि लोग कहेंगे ये क्यों कर रहा है, फिर पता चला नाम मुसलमान, ये तो पाकिस्तानी जासूस है, और कुछ ना कुछ और मुसीबतें, पता चला पिटाई हो जाएगी मेरी वहां पे जेल में बंद कर देंगे। ये क्यों, ये CIA का आदमी है या ये पाकिस्तानी मुखबिर है या क्या है?
तो मुझे तो मार पीट के मुझे बंद कर देंगे वहां पे। तो ये फैंटेसी जो थी मैंने अपनी वापस ले ली जी। पिटाई हो सकती है आपकी ऐसे। सही। हाँ, मैं चला जाऊँ, पाकिस्तान में भी हो सकता है, मुझे कहीं इंडियन है, ये इंडियन आदमी है, ये मोदी साहब का आदमी है, ये हमारे खराब करने आए लोगों को मतलब इसके पैसे। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल सलमान साहब, रैप अप करने से पहले जी, लालच वेटरों को माफ कीजिएगा, एक और बात बताऊं कि यहाँ पे तो बच्चे सारे, मेरी बेटी जब ये ओसामा बिन लादेन साहब ने हमला किया तो नौकरी उसकी थी, वो छूट गई। नौकरी शुरू करने वाली थी, वो अभी निकली थी कॉलेज से, उसकी नौकरी थी 15 अक्टूबर को, ये हुआ 11 सितंबर को। उन्होंने कहा नौकरी नहीं, हमने नो मोर हायरिंग। मीनवाइल मैंने उसका अपार्टमेंट ले दिया था न्यूयॉर्क में और लीज के पैसे दे दिए थे, 2 महीने का रेंट दे दिया था। मैंने कहा उसके बाद तुम देना। अब उसके पास रेंट भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो खैर मैंने दिया, उसका 1 साल की लीज थी, मैंने उसका रेंट दिया। लेकिन लड़की बहुत अच्छी, मेरी बहुत अच्छी, तो उसने नौकरी ढूंढी, तो आर्टिस्ट थी, तो एक तो सर्कस में नौकरी ढूंढी उसने, ये जो घोड़े वोड़े होते हैं ना लकड़ी के जो चल रहे हैं, तो उसको पेंट करने की। और फिर एक रेस्टोरेंट में वेटरेस बन गई वो, तो कुछ दिन वेटरेस रही। तो उसने मुझे एक बात सिखाई बहुत, और ये बात इत्तेफाक से मैं कल पढ़ रहा था कहीं, तो मुझे पता चली। आपको पता है वेटरों की तनख्वाह क्या होती है? तनख्वाह तो बहुत कम होती है। कितनी कम? नेग्लिजिबल। कितनी? चलिए मैं $5 घंटा, $2 घंटा। $2 घंटा। आप बताइए, $2 घंटा तनख्वाह है वेटर की। तो ये इलीगल भी है, क्योंकि मिनिमम वेज तो $7 है यहाँ पे। $7.25 फेडरल है। लोग इससे बर्नी सैंडर्स वगैरह 10 बनाना चाहते हैं, 12 बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जब हम आप जाएं तो वेटर को टिप हमेशा अच्छी देनी चाहिए। ये बात मुझे बेटी ने सिखाई। बेटी ने कहा कि देखिए डैडी, प्लीज टिप वेटर्स वेल, क्योंकि उनको कुछ और नहीं है उनके पास। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं ये बात याद रखूंगा। एक ईरानी लड़की स्टूडेंट थी मेरी, एक दिन भागी भागी आई कि डॉक्टर अख्तर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने बताइए। कहली नहीं, मैं प्राइवेट में बात करूंगी। मैंने कहा अच्छा। तो कमरा बंद किया मैंने। कहती मैं हिंदुस्तानी लड़के से इश्क हो गया है और हो रहा है, और तो मैं कुछ हिंदुस्तान की तहजीब के बारे में सीखना चाहती हूँ आपसे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं सवाल पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो मैंने कहा लड़का कौन है? तो कह ली कि फला फला। एक जगह कहती हैं कि बहुत ही फराख दिल, बहुत जनरस है। तो मैंने कहा जनरस कैसे पता तुम्हें? कैसे जनरस? क्या टेस्ट है जनरसिटी का? कह ली जब भी हम लोग लंच पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, हमेशा पे करता है। तो मैंने कहा बीबी, इसको आप जनरसिटी ना समझें, ये तो ही इज टू टेकन बाय यू, तो इसको जनरसिटी ना समझे। जनरसिटी ये देखें टिप कितनी देता है, ये नहीं कि खाना आपको खिला रहा है। जनरसिटी वो है टिप कितनी देता है। तो ये बात है, बगैर मतलब कि आप कर रहे हैं। और अच्छा, तो ये कि हम सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी महसूस करते हुए जितना हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो क्योंकि पूरी दुनिया को तो हम आप नहीं ठीक कर सकते हैं। सही। तो लेकिन ये कोई गरीब रिश्तेदार है, उसके बेटे का ट्यूशन पे कर दें आप पाकिस्तान में। आप कहें देखो भाई तुम नहीं जा सकते हो, तुम मेडिकल स्कूल में जाने के लिए मरे जा रहे हो, मैं तुम्हारा ट्यूशन भेज दूंगा, तुम मेडिकल स्कूल में जा सकते हो। या ये है कि आप कोई बीमारी जो आपको ख़ानदान में हो किसी को, उस बीमारी के जो रिसर्च फाउंडेशन है उसमें पैसा दे दें। सही। तो या कि वेटरों को टिप ज़्यादा दें, या ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाना खिला दें, कभी ऐसा जो कि उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के एक मरीज़ को कम दाम में देख लें, फ्री देख लें, ये सब अपने लेवल पे यही सब तो कर सकते हैं आप कीजिए। अच्छा, सलमान साहब, लालच के बारे में कुछ कहिए। देखिए, लालच का चक्कर क्या है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हिफाजत, खाना, मकान, कपड़े, बीमारी में इलाज। तो इतना पैसा तो हर आदमी को चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा तो आदमी को घबराहट होगी, खौफ लगेगा, तो वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतना पैसा चाहते हैं, बल्कि इतना एक हमारी दोस्त हैं, उनसे बेतकल्लुफ़ी है बहुत। तो बेतकल्लुफ़ दोस्तों से ऐसे सवाल पूछ सकता आदमी। तो बहुत काम करती हूँ। तो मैंने कहा इतना, डॉक्टर हैं, मैंने कहा इतना काम क्यों करती हैं आप?
7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक एवरी डे, और मुझसे उम्र में बड़ी हैं 1-2 साल। कहने कि मैं सिक्योर नहीं हूँ फाइनेंशियली। मैंने कहा क्या कह रही? मैंने मकान देखा, मकान महल है उनका। मैंने सिक्योर क्यों नहीं आप? पैसा कितना है आपके पास? तो चूंकि बेतकल्लुफी है, हालांकि अमेरिका में ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन अब हमारे मुल्कों की हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो बहुत बेतकल्लुफी है। और तो कहने लगी कि चलिए आपको बता देती हूँ, कोई 8 मिलियन के करीब है मेरे पास। तो मैंने कहा 8 मिलियन में आप सिक्योर नहीं है? सलमान क्या है कि 10 हो जाए ना डबल फिगर में तो सिक्योर हो जाऊंगी। जैसे ही खुद ही कहा, आप यकीन नहीं करेंगे अगला जुमला क्या, नहीं मेरे ख्याल से 11, क्योंकि क्या है ना कि 10 में फिर बहुत जल्दी कहीं लॉस हो जाए तो 9 में हो जाएगा फिर से। डबल फिगर्स में हो तो अच्छा। अब ये जाहिर है कि ये बात पैसे से नहीं है, इस बात का मतलब किसी और चीज से। या मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टॉक दी थी मनी पे, तो मैंने यहाँ से शुरू की कि, और ये सच्ची बात नहीं थी, बनाई हुई बात थी, लेकिन मज़े की बात थी, कि मेरे सामने 3 लड़के खड़े हुए थे हिंदुस्तानी, 8-8, 9-9 साल के। मैंने एक से पूछा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो वो कहता मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैंने दूसरे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कहता डॉक्टर। मैंने तीसरे से कहता मैं अमीर। ये बच्चा इज इन ट्रबल, ये गड़बड़ है। वो तो काम सोच रहे हैं, ये अंजाम सोच रहा है, ये पावर सोच रहा है। तो लालच का मतलब ये है, पहले तो लालच को डिफाइन कैसे करेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ली जाए और उससे भी तसल्ली ना हो। 2 चीज़ें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा और तसल्ली ना हो। जैसे इन्होंने कहा ना 10 मिलियन, और फौरन ही कहती नहीं 11। आपके ख्याल से इनको 11 मिलियन हो जाए ठंडी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे? तो ये है सारा चक्कर कि इसका मतलब है कि अंदर सिक्योरिटी नहीं है। और अंदर सिक्योरिटी बचपन में माँ बाप से मोहब्बत मिली होती है तो होती है, अगर नहीं होती तो देखिए हर आदमी 2 टांगों पे चलता है, एक टांग कट जाए तो फिर एक कोई छड़ी चाहिए होगी, या बुढ़ापा आ जाए तो छड़ी चाहिए होगी। तो इसीलिए इन लोगों को पैसे की सिक्योरिटी, पैसा सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि अंदर सिक्योरिटी कम है। तो सलमान साहब, अगर किसी को बचपन में वो प्यार, वो सिक्योरिटी नहीं मिली, तो 2 बातें बताइएगा। एक तो ये कि उसका इफ़ेक्ट क्या सिर्फ ये है कि वो लालची हो जाए, या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है? और दूसरी ये कि अगर बचपन में नहीं मिला तो बाद में इसका कुछ इलाज है? देखिए, आउटकम तो इसके 2 हैं। एक तो लालच हो जाए, लालच और कंजूसी, वो दोनों साथ साथ हैं। लालच में यह कि ज़्यादा आए, कंजूसी में ज़्यादा बाहर ना जाए, तो वो तो ट्विन्स हैं। तो एक आउटकम तो है कि आदमी लालची और कंजूस हो जाए। दूसरा ये भी है कि आदमी ज़रूरत से ज़्यादा फराख दिल हो जाए। लेकिन ये फराख दिली नॉर्मल फराख दिली से मुख्तलिफ है, क्योंकि देखिए अगर आपको भूख लग रही है और आपने एक हैमबर्गर खाया, और मुझे भूख लग रही है और मैंने एक बहुत अच्छी तस्वीर हैमबर्गर की खाई, तो वो तो फ़र्क होगा ना उसका असर। तो जिसको बचपन में प्यार नहीं मिला है वो समझता है, जिसकी माँ मर गई, बाप मर गया, तो वो ये समझता है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो हर वक्त मोहब्बत करते हैं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फिर वो बनना चाहता है, ये नहीं कि वो एक नेक माँ बनना चाहता है, एक नेक बाप बनना चाहता है जिन्होंने फराख दिली से बच्चे को पाला है। वो एक इमेजिनरी बाप जो उसके तखय्युल में है, सिर्फ जो उसने तस्वीर बना रखी है कि एक बाप, जिसका बाप होता है वो हमेशा अच्छा होता है, जिसकी माँ होती है वो हमेशा मोहब्बत करती है, वो बनना चाहता है। तो अब जब वो बनेगा तो पता चला कि वो ज़रूरत से ज़्यादा फराख दिल हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा फराख दिली का कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा फराख दिली है झूठी और ये सच्ची? क्योंकि इसमें क्या है कि वो इतना देगा कि उसे तकलीफ होने लगे। वो उनको देगा जिन्हें ज़रूरत ना हो, और जिनको देगा वो खुश नहीं होंगे, बल्कि उन्हें तकलीफ होने लगेगी, बल्कि वो बर्डन महसूस करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं एक जानता हूं, एक को जानता था मैं, एक साहब को, जो कि हर वक्त हर आदमी को पैसा देने पे तैयार, तो वो भी ठीक नहीं है। चलिए सलमान साहब, कुछ मुफलिसी से रिलेटेड अशार। देखिए आप वहीं पहुंचे ना, पहुंची वहीं पे बात, जहाँ पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो आप भी शायर मिजाज आदमी हैं, तो
सवाल ये कि आपने शायरी खुद क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल मैंने मेरे खुद ज़हन। क्यों नहीं की? मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश की, बहुत अच्छी नहीं खेल पाया कभी, लेकिन देखने में मुझे अच्छी लगती है, फॉलो भी करता हूँ। जी। तो मेरे अंदर स्किल नहीं है कि मैं अच्छी शायरी कर सकूँ, लेकिन उतनी अच्छी जितनी अच्छी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर मैं खुद शायरी करता तो हमेशा अपने आप को 1-2 नंबर के शायरी मानता रहता। अब मैं अच्छे शेर पढ़ता हूँ, उसमें टाइम लगाता हूँ और खुश होता हूँ। बीबी आपके मियाँ तो बहुत अच्छे आदमी, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि मैं चूंकि शायरी अच्छी नहीं कर सकता था इसलिए मैंने नहीं की, तो अगर इनकी जो ये इस्लाह है ये सारे हिंदुस्तान मुसलमान और पाकिस्तान के बुरे शायरों को सुननी चाहिए। 90% शायर ख़राब हैं, 90% तो शायर ख़राब ही होते हैं। तो नतीजे के तौर पे वो शायद यही रहा हो कि ख़राब शायरों की शायरी सुनने की वजह से जो तकलीफ़ उठाई है वो ये कि दूसरों पे ये इन्फ्लिक्ट ना करूँ। अच्छा, बहरहाल देखिए, 1-2 शेर सुनाता हूँ आपको ये गरीबी पे। एक ये बम्बई शहर है जिसको आप मुंबई कहते हैं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बम्बई में मेरे वालिद रहते थे, वहाँ पे जो शायर थे, शायर भी थे, फिल्मी गाने भी लिखते थे। तो उनका शेर है कि शर्म आती है कि उस शहर में हम हैं कि जहाँ न मिले भीख तो लाखों का गुजारा ही ना हो। तो देखिए, एक ये शेर है। एक शेर है आपके मुल्क पाकिस्तान के शायर हैं, हालांकि गए तो हमारे ही शहर से, लखनऊ से, इफ्तिखार आरिफ, नहायत शुस्ता ज़बान है उनकी। तो इसमें देखिए गरीबी का इमिग्रेशन से क्या रिश्ता है, ये भी एक अच्छी बात है कि बहुत से लोग माइग्रेट जो करते हैं वो गरीबी की वजह से मुहाजिर हो जाते हैं। कुछ पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं, कुछ पर्सनल ड्रीम्स की वजह से होते हैं, कुछ गरीबी की वजह से। तो उस पर शेर है, कितना अच्छा शेर है कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे ज़माना हैं हम क्या, हमारी हिजरत क्या। क्योंकि हिजरत का तो हज़रत से रिश्ता है, हिजरत का। तो वो हिजरत एक हमारे मुसलमानों में तो बहुत बड़ा चीज़ है, बड़ी तसव्वुर है और एक एम्बलम और आइकॉन है। तो ये इमिग्रेशन में कह लें, इसमें कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे ज़माना है, वी आर लाइक डॉग्स ऑफ दिस एरा, सगे ज़माना हैं हम क्या, हमारी हिजरत क्या। एक और शेर है कि ये वेरी पोइनेंट शेर है कि आज फिर माँ मुझे मारेगी बहुत रोने पर, आज फिर माँ मुझे मारेगी बहुत रोने पर, आज फिर गांव में आया है खिलौने वाला। बहुत खूबसूरत, वेरी सैड, वेरी सैड। बहुत खूबसूरत। और इसमें सबसे अच्छा शेर जो है मेरे ख्याल से गुर्बत का, मेटाफोरिकल गुर्बत पे तो गालिब का है कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, दश्त को देख के घर याद आया। या गालिब का मेटाफोरिकली गुर्बत पे ये भी शेर है कि घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो हम रखते थे एक हसरत तामीर सो है। बाय द वे, ये नुसरत फ़तेह अली साहब के जो नेफ्यू हैं राहत फ़तेह अली, उन्होंने गालिब को गाया है। तो आपने देखा हो, नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। 56 शेर गाए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मुख्तलिफ गज़लों के, एक ही धुन में मुख्तलिफ धुन। अमेजिंग परफॉर्मेंस। और ज़ाहिर है कि बहुत ही अमीर घर में या अमीर सेट पे पाकिस्तान में सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो एक्टर हैं नसीरुद्दीन भी ऑडियंस में है। ऑडियंस है कोई 20 लोगों की, 25 लोगों की। तो उसमें उन्होंने 56 शेर गाए हैं। तो उसके बारे में 2 बातें बताता हूँ। एक ये कि 53 शेर मुझे ज़बानी याद थे, सिर्फ 3 शेर मुझे ज़बानी याद नहीं थे, मालूम थे ज़बानी नहीं आते। दूसरी बात ये शेर में एक ही शेर गलत गा दिया उन्होंने कि ये है कि घर में था क्या कि उसे कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो हम रखते थे एक हसरत तामीर सो है। तो उन्होंने कह दिया घर में क्या था। अच्छा, मुझे भी याद है घर में क्या था, याद नहीं है। घर में था क्या। हाँ, घर में था क्या, वो तो इसकी खूबसूरती तो इसी में है, था क्या में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आखिरी शेर सुना के बात ख़त्म करते हैं जी। ये मीर का शेर है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा शेर गरीबी पे, जहाँ मेटाफर को और रियलिटी को लिंक कर दिया। शाम ही से
बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, आपसे बात करने का।